उसको रेगुलेट करने का, कि कोई भी संस्था जिसका प्रभाव है, जो मार्केट को प्रभावित कर सकता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस तय किए। इसलिए इस देश के अंदर यह अनुमति नहीं दी जा सकती है शक्तिशाली को कि अगर मंडी के अंदर औसत अच्छे सेब की कीमत अगर 130 से 160-70 तक चल रही है, तो प्रभावशाली कंपनी जो मार्केट को प्रभावित कर सकता है, जिसका एक मोनोपोली का दर्जा है, अजारेदारी का दर्जा है, वो रेटों को प्रभावित करने की अनुमति नहीं ले सकता। इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज का नियंत्रण करने का कानून है, और उसने उसकी उल्लंघना की, उसकी धज्जियां उड़ाई। लेकिन ये अच्छी बात है कि एक नई मानसिकता इस देश के अंदर पैदा हुई है। वो मानसिकता है कि जो अडानी लूट करना चाहता है, उसके खिलाफ एक जनमत इस देश में किसानों ने पैदा किया। जो 1 साल से अधिक किसानों का संयुक्त संघर्ष चला, जिसमें 735 से अधिक किसानों की मृत्यु हुई है, शहादत दी है, उसने अडानी को बैकफुट पर डाल दिया, देश के और दुनिया के उजारेदार को बता दिया है उनकी मन मर्जी नहीं चली। ये चेतना कोई बहुत तेज नहीं है हिमाचल प्रदेश में, कम है, लेकिन उसके बावजूद जो रेट भी बढ़ाए उसने, 105 रुपए उसने तय किया है कि लार्ज मीडियम स्मॉल जो हाईएस्ट क्वालिटी का है, जिसको प्रीमियम क्वालिटी कहता है, जिसमें 80 से 100% रंग होगा, आज किसान उसके दरवाजे पर नहीं गए हैं, मक्खे बोल रहे हैं उनके सीए स्टोर में, कोई गाड़ी गई नहीं है, कोई मजबूरी में चले गया होगा, धोखे में चले गया होगा, अगली बात है, अलग बात है, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। एक किस्म से किसान ने उसका बॉयकॉट कर दिया, और यही हमारा इल्जाम था अडानी पर, कॉर्पोरेट घराने पर, कि तुम अपनी डोमिनेंट पोजीशन जो एग्री बिजनेस करते हैं, सेब की खरीद करते हैं, उसको मिस यूटिलाइजेशन करते हैं, और आड़तियों के साथ मिलकर, दोनों मिले हुए हैं, ये ख्याल करिए आप। आड़तियों को भी बहाना मिल जाता है कि जब अडानी रेट तय करता है और वो रेट आम बाजार का जो चल रहा रेट है उससे नीचे होता है, तो इनको भी उस रेट को गिराने का मौका मिल जाता है। इसलिए हम पिछले वर्ष से इस बात का जिक्र कर रहे हैं, और खास तौर पर सेब उत्पादक संघ इसका जिक्र सरकार और सरकार के तंत्र के सामने कर रहा है कि आप इसको रेगुलेट करें। यहां पर भी उसको अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। ये दाम कैसे निर्धारित करना है, उसका कोई मिनिमम मापदंड होना चाहिए। क्या रनिंग मार्केट है उसके आधार पर होना चाहिए। ये नहीं कि आप उठ के रेट खोल दो और फिर पूरी बाजार के अंदर जो एक रेट चल रहा है उसमें उथल पुथल पैदा करने की अनुमति सेब उत्पादक संघ और जो समूचा किसान आंदोलन है और जो समूचा जो किसान है, बागवान है, वो आपको अनुमति नहीं देने वाला है। इसलिए एक ऐसी परिस्थिति मत पैदा करो जिसमें किसान मजबूर होकर जिस तरीके के तुम्हारे जो पैडी के आपने वो प्रोक्योरमेंट जो आप करना चाहते थे, सेलोस जो आपने हरियाणा और पंजाब में खड़े कर दिए थे, वो लोगों ने घराव करके अनुमति नहीं दी उसमें।
अनाज आने के लिए। तो आज कल को ऐसी परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में भी पैदा हो जाएगी अगर आप इस तरीके के ये गैर कानूनी तौर तरीके, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो व्यापार करने के तौर तरीके जो कानून अनुमति नहीं देता है, आप इनको इख्तियार करेंगे तो लोग आपको बख्शने वाले नहीं है हिमाचल प्रदेश में। इसलिए मेहरबानी कर कर आप बैठिए किसान संगठनों के साथ, सरकार के तंत्र के साथ, तब निर्धारित करो कि रेट क्या होना चाहिए। मैंने स्वयं पिछले कल अपना सेब बेचा है और वो सेब बेचा है, बहुत अच्छा साइज नहीं था, लेकिन 120 रुपया किलो और 115 रुपए किलो के आधार पर वो बिका है। और ये अडानी प्रीमियम सेब को वो 105 रुपए किलो पर लेना चाहता है। और पीतू जो आज अधिकतर सेब है आज, क्योंकि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो आपके वेदर कंडीशन रहे हैं, जो भारी वर्षा रही है, उससे पतझड़ हुआ है, ऑल्टरनेरिया और मासिलोना आया, सेब का आकार बढ़ नहीं पाया, तो अधिकतर पीतू है। पीतू में मात्र 1 रुपया बढ़ाया है, 65 रुपए किलो से 66 रुपए किलो किया है। आप किसकी आंख में धूल झोंकना चाहते हैं? लोग बेवकूफ नहीं है, पूरे वर्ष मेहनत की है, खून पसीने की उसकी कमाई है, और इसलिए खून पसीने की कमाई में आपको दाम भी वो देना होगा जो आज मार्केट में प्राइस सेब की चल रही है। सर, ऐसी बातें निकल के सामने आई है कि पराला मंडी के बाहर जो है खरीद फरोख्त हो रही है सेब की, आप सहमत है सर इस बात से? देखिए अब क्या करेंगे, हम तो कह रहे हैं जो कानून भी है, जो कोई किसान के पक्ष में नहीं है, उस कानून को भी क्या कहते हैं, खरीदार जो है, जो व्यापारी है, जो कमीशन एजेंट है, जो आड़ती है, मानने के लिए तैयार नहीं है। 2005 के कानून से जो हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग रेगुलेशन एक्ट है, वो कहता है पूरा हिमाचल प्रदेश मंडी। मैं यहां बैठ के सेब बेचूं, कहीं माल रोड पर ये सेब का खरीद करूं या कहीं खेत में खरीद करूं, वो कहता है पूरे हिमाचल में आप खरीद कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, कानून है वो किसान ने तो नहीं बनाया, किसान तो उसको परिवर्तित करना चाहता है। लेकिन जो उसके पहलू भी है, जो किसान के पक्ष में आना चाह, वो जो है उसको भी वो लागू नहीं करते। आज सुबह एक किसान ने मुझे पर्चा भेजा है पराला से, ऐसा पर्चा है जिसमें ना ऊपर फर्म का नाम लिखा है, वो कोरे कागज पर उसने रेट लिखे हैं, कल उसको पकड़ा नहीं जा सकता है। और ये भी कहा है कि वो जो आड़ती है, मैंने उसका लिखा है, कहीं उसका मैंने नाम लिखा है, अगर अभी मुझे मिल जाए तो मैं आपसे भी शेयर करने के लिए तैयार हूं। क्या नाम है उस आड़ती का, मैं अभी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। तो उसने वो इस हद तक गया है, और बोली क्या है, रुमाल के नीचे लगाई वो उसने। और मैंने कहा है उसको शाम को आप शिकायत दर्ज करे एपीएमसी के पास, वो जो धड़ी में जो सेक्रेटरी महोदय है उसके पास शिकायत दर्ज करे। तो ये इस तरीके के हालात है। सो इस तरीके के बहुत से किस्से हो रहे हैं। आड़ती मन मर्जी अभी भी करना चाहते हैं। वो जो ये पारदर्शिता लाने की जो कोशिश की है कि सेब का क्या दाम है किलो ही निर्धारित कर सकता है, जो मेट्रोलॉजिकल लीगल मेट्रोलॉजिकल एक्ट कहता है कि आपको स्टैंडर्डाइजेशन करनी है। एपीएमसी का कानून जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया 2005 का, वो कहता है कि स्टैंडर्डाइजेशन करनी है, और उस स्टैंडर्ड किलो निर्धारित किया गया है, आपको मशीन रखनी है, तोल करना है, ये सारी बात है। और यहां तक कि वो ट्रांसपेरेंसी करने के लिए आपके वो कैमरे भी लगेंगे, सीसीटीवी कैमरास लगेंगे, ये सारी बातें हैं।
लेकिन उसके बावजूद जो ये पावरफुल लॉबी है वो उल्लंघना करती है, पूरे सिस्टम को करप्ट करके रख दिया है। एक बेचारा जो मंत्री महोदय है, अकेला वो जितना भी इच्छा हो उनकी राजनीतिक मंशा हो इस कानून को लागू करने की, आसानी से ताकतवर ये जो पूंजी का मालिक है उसको लागू आसानी से नहीं होने देना चाहता है, और इसलिए ये संघर्ष चलेगा, ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन एक नए रास्ते पर बात आ गई है, चली गई है, अब पीछे नहीं हटने वाली है। जैसे दास प्रथा अब दोबारा नहीं आने वाली है, अब दास प्रथा से आगे होगा, है ना। वो जो सुमंती शाही जो खत्म हो गई है उसके अवशेष रह सकते हैं, लेकिन वो समाज आगे को बढ़ा है। इसी तरीके से अब ये जो पुराना तौर तरीका इख्तियार करता थे वो लूट का, उसके अवशेष रहेंगे, कुछ लंबे समय के लिए भी रह सकते हैं, लेकिन किसान की नई चेतना पैदा हुई है और उसने सरकार को मजबूर किया है। सरकार ने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है और उसे बेहतर रहे हैं जो भाजपा की जो सरकार है, जो किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उसे बेहतरीन रिजल्ट आया है। आगे कहां तक जाएगा ये बहुत सी बातों पर निर्भर करेगा। इसलिए हम कहते हैं किसानों के संगठनों को, किसानों को शिक्षित करना है, बागवान को शिक्षित करना है, और ये जो वातावरण मंडियों के अंदर ये जो बनाते हैं आड़ती, जिसके जरिए वो किसान की मेहनतानों पर डकैती की जाती है, उस पर रोक लगाने के लिए आपको पूरा तर्क संगत तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अपने सेब की जो वो उसका रेट निर्धारित करने का जो कार्य होता है, जो खरीद फरोख्त का कार्य मंडियों में होता है, वो वैज्ञानिक तरीके के आधार पर ही करना होगा, तभी वो बच पाएगा। सर, आपदा के चलते इस बार ठियोग व ऊपरी क्षेत्रों में सेब को कितना नुकसान लगभग हुआ है? देखिए, पूरे हिमाचल प्रदेश में नुकसान, भारी भरकम नुकसान हुआ है, ऐतिहासिक नुकसान हुआ है। ऐसा नुकसान 100 वर्ष में नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश 30 साल पीछे चले गया है। तो बागवान का तो हुआ है, निश्चित रूप से नुकसान हुआ है। सरकार और सरकार के तंत्र का नुकसान हुआ है, सड़क का हुआ है, पीने के पानी का हुआ है, बिजली का हुआ है, ये अलग अलग किस्म की जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उसका हुआ है, और सबसे बड़ा हुआ है कोई खेत नहीं बचा, खलियान नहीं बचा, कोई बगीचा नहीं बचा, कोई स्थान नहीं बचा जो क्या कहते खिसक नहीं गया, जिसमें दरारें नहीं आ गई है। जो आज बहुत से लोग तो ऐसे हैं, कम से कम ये 60% लोग ऐसे होंगे हिमाचल प्रदेश में जिनका अब घर, जिसमें उन्होंने पूरी जिंदगी की पूंजी और कई पुश्तों की पूंजी लगाई थी, उसको खड़ा करने के लिए रुपया पैसा लगाया था, वो ध्वस्त हो गया है, ध्वस्त। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन दुख किस बात का? भारत सरकार ने चोनी नहीं दी, चोनी। बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, और इसलिए आज मैं कहता हूं बहुत मेरा मन बहुत भारी है। मैं चुनौती देना चाहता हूं जो भी आज वो सोशल मीडिया पर आकर और ये चर्चा करते हैं कि हमने बहुत मदद की है, राहत दी है, विद इन दी पैरामीटर्स विच वॉज ड्यू टू हिमाचल प्रदेश, जो हमारा हिस्सा ऑलरेडी पहले से निर्धारित था। त्रासदी आती नहीं आती, कुछ जो 15 फाइनेंस कमीशन ने जो निर्धारित हेड के अंडर मिलता है, ये स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जिसको हम कहते हैं, और जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड हम जो कहते हैं, अभी जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है उसकी सिर्फ घोषणा की है। 200 को रिपेयर करने के लिए मात्र 1,25,000 मिलता है, तो वो दिए हैं इन एडवांस। जैसे मेरे पास वारदाना खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा, मेरा सेब तैयार हो गया तो मैं आड़ती के पास चल जाता हूं कि मैं सेब तुझे ही भेजूंगा, मुझे कोई एडवांस दे दे, तो वो कहता है कि एडवांस एक ही शर्त में दूंगा,
कि सारा सेब तेरा मुझे आएगा। तो एडवांस का वो दिया है उन्होंने, जिस तरीके से आरती एडवांस एक फार्मर को दे देता है और फिर उसको अपना सेब उसके पास भेजना है, तो इसी तरीके से जो भारत सरकार ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत जो 200 करोड़ का ऐलान किया है वही मिला है, वही घोषणा हुई है। तो मुझे बताएं क्या है। बाकी तो एसडीआरएफ के तहत मिला है। 380 करोड़ का हमारा शेयर था 23-24 का, वो उसको देना था। त्रासदी आती नहीं आती वो तो हमारा हिस्सा है। हम उसको मांग कर रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है जिसमें हर वर्ष बादल फटने की प्रक्रिया होती है, बाढ़ आती है, सड़कें टूट जाती है, नुकसान हो जाता है, निजी होता है, सरकारी होता है, तो हम मांग कर रहे हैं यह अमाउंट बढ़ना चाहिए। हमने फाइनेंस कमीशन के आगे भी प्रार्थना की थी, लेकिन नहीं किया उन्होंने स्वीकार। पिछले वर्ष का आपको पता है सीएजी ने आपत्ति जाहिर कर दी थी, क्योंकि जो तौर तरीके उस समय की सरकार को इख्तियार करने थे उस फंड को उसका एक्सपेंडिचर करने का, वो नहीं किया उन्होंने। वो बेवकूफी की, गलतियां की, उसके लिए सजा मिल गई। 315 करोड़ रुपया उन्होंने रोक दिया। और फिर जब वो जो आपके ऑडिट ऑब्जेक्शंस थे जब वो रिमूव किए गए, उससे 189 करोड़ दिया। उसके अलावा बताओ आप कौन सा पैसा मिल गया हमें। बाकी तो वो तो एक बजट है हमारा। आप पूरा बजट गिनते रहो और वो त्रासदी में वो आप जोड़ दो, वो तो 50,000 करोड़ का है हमारे पास बजट। तो आप क्या वो पूरा 50,000 करोड़ दिखाना चाहेंगे लोगों को? सवाल क्या है? बुनियादी सवाल ये है कि आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और जब भ्रमित कर रहे हैं आप बताएं कारण क्या है। आपको बताना है कारण क्या है। और ये मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 7 और 15 के बीच में नोटिफिकेशन की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पार्शल डैमेज होगा मकान उसमें वो 1 लाख रुपए तक देंगे। और उनकी नोट जब ऐलान किया तो भारत सरकार ने अपने नियम ही बदल दिए फंड देने के। मकान के डैमेज के पैसा गिरा दिया है। जो जब मकान आपका पार्शल डैमेज होता है, जो पहले वो पैसा दिया करता था उसे उसको गिरा दिया है, कम कर दिया है। ये यहां तक ये है। आप बताएं हमने क्या गुनाह किया, हमने क्या, क्यों हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए हम गवर्नर महोदय के पास भी गए थे, उनसे भी हमने विनती की कि मेहरबानी कर कर, आपके रिश्ते मोदी साहब से बहुत अच्छे हैं, आप उनको निजी तौर पर समझाएं या संविधान के तहत आप समझाएं, लेकिन मेहरबानी करके समझाएं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश इसी रूप में नहीं रह पाएगा। और अगर हिमाचल प्रदेश का रिकंस्ट्रक्शन करना है तो कहीं से धनराशि चाहिए। हमारे जंगल वापस दे दो, हम खुद अपना इंतजाम कर देंगे। हिमाचल प्रदेश की सरकार केपेबल है, हिमाचल प्रदेश के लोग केपेबल है, हम अपने स्तर पर उसको कर देंगे। जब जंगल की आय हमें आएगी तो हम जंगल की आय से उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश का। अभी एक जो बिजली का प्रोजेक्ट है लारजी का, उसमें 600 करोड़ लगेंगे बिजली द्वारा पैदा करने के लिए, 600 करोड़। और 600 करोड़ पूरा नेशनल डिजास्टर रिलीफ रिस्पांस फंड में नहीं मिलने वाला। तो मुझे बताएं, तो आपको इसलिए हमने विनती की है, वन टाइम रिलैक्सेशन दे दो। जो एक्चुअल नुकसान हमारा हुआ है, जिसके एक्चुअल नुकसान का जो आप 10% ही पैसा जो हमें देते हैं अलग अलग हेड और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, उसको एक्चुअल दे दो, या 10,000 करोड़ का एक स्पेशल रिलीफ पैकेज दे दो। हम इस भारत के हिस्से हैं, कुर्बानी है हमारी, बहुत बड़ी कुर्बानी है ना। बहुत बड़ी शहादतें हमारे लोग सरहद पर देते हैं, है ना। वो डेड बॉडी आती है उस जवान की, जब वो सरहद पर जाता है मुकाबला करने, तो वो जिस रूप में जाता है, वो तो उसके परिवार वो जिंदगी भर वो क्या कहते हैं बेचारा, वो बेसहारा हो जाता है। तो ये है हमारी कुर्बानी, और उसके बदले में आज वो हमें सजा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं?
ये मैं कह नहीं सकता। सर, आप मानते हैं, क्योंकि सरकार भी लगातार मांग कर रही है केंद्र सरकार से कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। वहीं जब जेपी नड्डा शिमला आए थे तो उन्होंने कहा था कि विषय राष्ट्रीय आपदा घोषित करना नहीं, हिमाचल प्रदेश की मदद करना है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, हमारी पार्टी ने, हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर ओंकार शाह ने ये डे 1 से इस बात की मांग की कि राष्ट्र आपदा होना चाहिए, और आज भी हम ये मांग कर रहे हैं कि राष्ट्र आपदा होना चाहिए। लेकिन उस राष्ट्र आपदा के साथ साथ मैं जेपी नड्डा जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, और साथ में चुनौती भी दे रहा हूं, कोई भी किसी भी मंच पर इस विषय को लेकर आप आए, डिबेट करें, हम साबित करेंगे कि जो ऑलरेडी हमारा हिस्सा इस त्रासदी के लिए जो अलग अलग तौर तरीके से मिलता है, उसका एक्स्ट्रा एक नया पैसा नहीं मिला। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो एक आपकी एक अलग से अथॉरिटी है, वो सड़कों से पैसा कमाती है, ख्याल करें आप। वो जो सड़क का निर्माण जो कंपनियां करती है, वो पैसे की रिकवरी 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 15 साल में कर लेती है, और वो जो आपसे वो जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, वो बैरियर लगाकर, वो 30 साल तक अनुमति है उनको दी हुई। तो उसमें भी जो उन्होंने कहा है कि भाई हम आपकी मदद करेंगे, उसका भी तो कुछ नहीं मिला अभी। उसका भी इन्होंने कहा है कि हमें बताएं, इन प्रिंसिपल अगर आप अनुमति देते हैं तो हम डीपीआर तैयार करेंगे। ऐसे नहीं कि डीपीआर तैयार करने के लिए 60-70 करोड़ रुपए लग जाए और बाद में चोंडी ना मिले। तो इतनी बेवकूफी तो कोई नहीं करेगा। ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, और उस प्रॉपर तरीके में ये भारत सरकार को या नेशनल ये जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनको ये कह दिया, और उन्होंने तो सत्यानाश कर दिया हमारा, सत्यानाश। जितनी भी आप नेशनल हाईवे की ये सड़क जो वो निर्माण कर रहे हैं, हमारी इकोलॉजी भी को खत्म कर दिया है। लोगों के जो मकान थे उसके ऊपर उनको भी नुकसान पहुंचा दिया है, और जो वो लोगों की जमीनें की है वो भी टोटली आज नष्ट होगी, और सड़क भी कहीं नहीं बची है। अगर बची है तो उसके लिए करोड़ों करोड़ रुपए आज दोबारा लगाने पड़ेंगे, उसको नए सिरे से निर्माण। सर, आप मानते हैं इनलीगल खनन जो हो रहा है या फिर भवनों के निर्माण में जो कुछ त्रुटियां रही होगी, वो भी एक बड़ा मेजर कारण जो है इसमें देखने को मिली इस आपदा के बीच में? देखिए, दो अलग अलग बात है। एक तो हम क्लियर कह रहे हैं कि जो भारी वर्षा हो रही है, इसका उसके बुनियादी रीजन में जाना होगा, और ये उसका एक कारण जो हम समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, और वो एक मेजर रीजन है जो से जो हो रही है। अब इसमें जब ग्लोबल वार्मिंग से वर्षा बढ़ रही है, तो आपको हर किस्म के पानी को रेगुलेट करना, सड़क के पानी को रेगुलेट करना है, क्रॉस ड्रेनेज से चलना। आप मेरी चर्चा उठाए विधानसभा की, मैंने 2 साल पहले कह दिया, मैंने कहा ये कलवट नहीं चलने वाले, आपको स्लैब कलवट बनाना पड़ेगा। आप जाए चेक करे, बुरा ना माने पीडब्ल्यू विभाग, हमारा 90% कलवट बंद है पड़े हुए, 90%। कलवट क्या है? क्रॉस ड्रेनेज, पानी को बाहर निकालना है। जब आप पानी बाहर नहीं निकाल पाए तो पानी ने तो नीचे को जाना ना, पानी तो ऊपर नहीं जाएगा। ये तो कोई ऐसे दैवीय शक्ति है नहीं आज जो जिस दैवीय शक्ति से पानी नीचे की जगह ऊपर को जाने लग जाएगा। तो छत का पानी भी नीचे आना है, वो भी आपको रेगुलेट करना है। सीवरेज का पानी है, वो भी रेगुलेट करना है। खेत का भी पानी रेगुलेट करना पड़ेगा। अब वो क्रॉस ड्रेनेज ऐसी नहीं होगी कि सड़क से पानी निकाला और वहां छोड़ दिया।
उस पानी को आपको नीचे वहां ले जाना है जहां पर वो खड्ड नाला होगा, वहां तक पहुंचाना है, रेगुलेटेड मैनर में, नियंत्रण तरीके से करना होगा। ये प्लानिंग में परिवर्तन लाना होगा। तो इसलिए ये एक बहुत मूल प्रश्न है। हाँ, यस, हिमाचल प्रदेश आप जानते हैं, यहां पर जो खेती योग्य जमीन है और मकान बनाने का जो है वो आपका सिर्फ 10% वो है, और उसके अलावा हम कहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये 20-22% में होगा जो शहर शूर हम देंगे। 67% फॉरेस्ट है ना, फिर आपके नदी नाले हैं। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन है। यस, उसका क्या साइंटिफिक तरीका होगा वो हमें इख्तियार करना है, लेकिन ये नजरिया गलत है कि सारा दोष हम जनता पर मर दें। वो गलत है धारणा, उस पर हम स्वीकार नहीं करते हैं कि दोषी जनता को नहीं ठहराया जा सकता है। उसकी तो बेचारे की मजबूरी है, और वो तो ऋण को पकड़ लेता है, तब वो अपनी कुटिया का निर्माण करता है, और स्थान बहुत कम है, कहाँ बनाए कहाँ नहीं बनाए, ये बहुत से प्रश्न है। हाँ, यस, नियम तय करने होंगे, कुछ सिद्धांत निर्धारित करने होंगे, लेकिन इस त्रासदी का आप लोगों को जिम्मेवार देने लगे हैं, वो मैं समझता हूं देखने का नजरिया गलत है। अगर ये नजरिया सरकार और सरकार के तंत्र का रहेगा तो इससे सोल्यूशन नहीं होने वाला है। यस, मैं इसको जनता को दोष मुक्त नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उसकी मजबूरी भी आपको समझनी होगी। अगर कोई दोष वाला है तो वो है जिन्होंने कंस्ट्रक्शन गैर वैज्ञानिक तरीके से की है, चाहे सड़क की है, चाहे वो है ना मकानों की है, बिल्डिंगों को की है। वो तो कोई पूछता नहीं है कि जो 12-12 मंजिल की बिल्डिंगें खड़ी हो जाती है उनको तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन जो 2.5 मंजिल की बिल्डिंग होगी, कोई गरीब आदमी है तो सारा विभाग वहां पहुंच जाएगा, है ना, और ऐसा दोषी उसको दिखाने की कोशिश करेगा कि जैसे उसने दुनिया के सारे जुर्म उसने कर दिए।